प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसे हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की थी, किंतु कहीं छात्र छात्राओं का कहना था कि नोट्स बनाने में उसमें दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आज हम इसको हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को विद नोट्स समझने की कोशिश करेंगे और जो बिंदु पिछले वीडियो में रह गए थे उन बिंदुओं पर भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्तमान में क्या महत्व है और इसके अलावा इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, तो उनको सभी को हम इसमें देखने वाले हैं और कंप्लीट हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत हम इसमें पूरा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो हॉब्स की जैसे मैंने बात की थी कि हॉब्स एक ऐसे परिवेश में पैदा हुआ था जिस समय की क्या है इंग्लैंड में क्रांति का दौर था और क्रांति में के दौर में होने के कारण जैसा कि किसी भी व्यक्ति पर अपनी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, तो हॉब्स पे भी क्या है अपनी तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। और हॉब्स ने अपना चिंतन वहाँ से प्रारंभ किया कि आखिर हमें राज्य की आवश्यकता पड़ी क्यों और हम राज्य का कहना क्यों माने। तो यहां से आप हॉब्स क्या है अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हॉब्स को लगा कि इस चिंतन के माध्यम से ही जो इंग्लैंड में तत्कालीन क्रांति चल रही है उसके हल को खोजा जा सकता है। और जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सबसे प्रथम हॉब्स को ही इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को देने का क्या है, देने में इनका योगदान है। और जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये दैवीय जो सिद्धांत है उसके खिलाफ ये सिद्धांत कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है और इसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर ही क्या है किया गया है। यानी कि दैवीय जो समझौता सिद्धांत है उसमें यह माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है देवों ने की है, ईश्वर ने की है, किंतु इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है मानव ने की है और मानवों के आपसी सहयोग के कारण ही क्या है राज्य की उत्पत्ति हुई है। और जो ये सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके जितने भी प्रतिपादक हैं वो क्या है मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक अवस्था का काल और एक नागरिक जीवन जब प्रारंभ होता है उसके बाद का काल। यानी कि नागरिक जीवन राजनीतिक नागरिक जीवन जो प्रारंभ होता है उसके बाद का काल। इस सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक हैं वे मानते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी क्या है अन्य संस्था नहीं थी। यानी कि इनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है जब राजनीतिक जीवन आया उसके पश्चात क्या है प्रारंभ हुई। और जो हॉब्स, लॉक और रूसो जिन्होंने कि सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, तीनों के अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण है सामाजिक समझौते के संदर्भ में। इन तीनों में ही क्या है लगभग लगभग आपस में मतभेद है। कोई प्राकृतिक अवस्था को क्रूर बताता है तो कोई प्राकृतिक अवस्था को अच्छी बताता है। तो ऐसे मतभेद हैं, हम उनको आगे देखेंगे जब आगे अन्य। और जैसे हॉब्स और लॉक को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि दोनों में क्या थे अंतर थे। अब बात आती है कि हॉब्स ने जो ये अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसको प्रारंभ करने से पूर्व क्या है एक प्राकृतिक अवस्था की बात की है
और उस प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स का मानना है कि मनुष्य क्या है, जितने भी दुर्गुण उसके अंतर्गत हो सकते हैं वे सभी दुर्गुणों से क्या है, वो व्याप्त है। और दुर्गुण होने के कारण मनुष्य क्या है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, विवेक उसमें नहीं है, वह लालची है, वह एक दूसरे से संघर्ष के लिए हमेशा क्या है, तत्पर रहता है, लड़ने झगड़ने को झगड़ालू है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में क्या है, जो हॉब्स हैं मनुष्य को मानते हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया इंग्लैंड की क्रांति के उन जो प्रभाव था वो उन पर था, और उस समय ऐसी ही अवस्था इंग्लैंड की थी, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को क्या है, इस प्रकार का बताया है। और इनका मानना है कि किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को विवश हुआ और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की क्या है, स्थापना की। किन्हीं परिस्थितियों क्या, जब संघर्ष होने लगा तो मनुष्य ने माना कि हमें यह अवस्था ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इसके लिए उन्होंने क्या है, प्राकृतिक अवस्था को त्यागने का मन बनाया। और प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के पश्चात जो समझौता उन्होंने किया, उस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि जो नेचुरल लिबर्टी थी, जो प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता थी, उसका पूरा का पूरा अंश या आंशिक अंश क्या है, लुप्त हो गया। और स्वतंत्रता के बल पर बदले में उसे क्या है, राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। तो इससे हम ये भी स्पष्ट होता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य क्या था, स्वतंत्र था। तो उसने अपनी उस स्वतंत्रता का क्या किया, स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं राज्य को सौंप दिया, और राज्य ने उसे उस स्वतंत्रता के स्थान पर कानून के द्वारा सुरक्षा का क्या है, आश्वासन दिया। यानी कि अपनी स्वतंत्रता किसी संस्था को सौंप दी। अभी हम उसको पढ़ेंगे कि एक संप्रभु शासक को अपनी सत्ता सौंप दे, अपनी स्वतंत्रता सौंप देता है, और उसके बदले में उसे क्या है, सुरक्षा प्राप्त होती है। और ये कह सकते हैं कि जो नागरिक थे उन्हें प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर क्या है, सामाजिक अधिकार यानी कि सोशल राइट्स क्या है, प्राप्त हुए समझौते के माध्यम से। और लिकॉक एक विचारक हुए हैं, उनका मानना है कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार क्या है, प्राप्त किए। जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसके आधार पर उन्होंने या उस संदर्भ में लिकॉक ने ये शब्द कहे। अब थोड़ा सा सामाजिक समझौता सिद्धांत के विकास को देख लेते हैं। तो सर, सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह क्या है, पुराना है, तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों से क्या है, समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन हमें मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके उस स्थान पर क्या थी, अराजकता थी। कौटिल्य ने भी इस बात का क्या है, हमने देखा। हम जब कौटिल्य का अध्ययन करते हैं तो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखते हैं, मनु स्मृति में भी ये देखने को मिलता है कि पहले मत्स्य न्याय था, यानी कि जो सबलशाली है वो क्या है, दूसरों पर राज करता था। तो ये सामाजिक समझौता का विकास है कि यानी कि हम हॉब्स लॉक रूसो से पहले भी हमको भारतीय चिंतन में भी क्या है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत देखने को मिलता है। अगर यूनान की बात करें तो यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उनका मानना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का फल है। इपिक्यूरियन विचारधारा में भी हमें क्या है, इस बात का समर्थन मिलता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत उस समय भी क्या था, अस्तित्व में था। तो कहने का तात्पर्य है
चाहे यूनानी विचारक हो, रोमन विचारक हो, इपिक्यूरियन विचारक हो, सभी ने क्या है, सभी विचारकों, सभी जो शासन पद, सभी में हमको क्या है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो देखने को मिल जाता है। और थॉमस एक्विनास जो कि मध्य युग के एक महान विचारक हैं, उन्होंने भी क्या है, कुछ इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया है। अब हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखते हैं। अभी मैंने आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत का थोड़ा सा परिचय बताया। तो जो थॉमस हॉब्स हैं, उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के लिए हमको उनकी एक पुस्तक का अध्ययन करना होता है, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक का नाम है लेवियाथन। और ये वर्ष सन 1651 में प्रकाशित हुई थी। और इस दौरान जो 1651 का वर्ष था, जो इंग्लैंड में राजतंत्र और संसदात्मक शासन व्यवस्था के समर्थकों के मध्य संघर्ष चल रहा था, तो उसमें क्या है, कहीं राजतंत्र की क्या है, विजय होती है। और इस विजय के आधार पर ही और राजतंत्र को समर्थन देने के लिए ही क्या है, जो थॉमस हॉब्स थे, उन्होंने लेवियाथन नामक पुस्तक में इस सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उचित माना। उनके अनुसार, मैंने मानव स्वभाव पे पहले ही बात कर दी है, इसलिए मानव स्वभाव पे ये देख सकते हैं आप, दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग, यानी कि सद्गुणों का उसमें अभाव था। और मनुष्य क्या था, स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी, तो यानी कि जितने भी दुर्गुण थे उसके अंतर्गत थे। तो ये थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव की बात, मानव के स्वभाव को थॉमस हॉब्स ने इस प्रकार बताया है। अब जो प्राकृतिक अवस्था थी, इस अवस्था में क्योंकि मानव स्वभाव बुरा था, तो प्राकृतिक अवस्था भी क्या है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार की होगी। और मनुष्य क्या है, एक दूसरे से झगड़ा करता रहेगा, किसी की मदद नहीं करेगा। और जब बुरी ये प्राकृतिक अवस्था है, तो व्यवसाय नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, विद्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार का ज्ञान व्यक्तियों के पास नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत मानी है। अब बात आती है कि जब मनुष्य इतना बुरा था, तो उसके पास ये बुद्धि कहाँ से आई कि हमको राज्य नामक संस्था या कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना है जो कि हमारे क्या है, जो हमको, हम पर शासन करे। तो क्योंकि जब मनुष्य आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो उनके जो जीवन को भी क्या है, खतरा महसूस हो रहा था। वो जो भी चीज़, जो संपत्ति एकत्रित कर रहे थे, उसको खतरा था। तो इस जीवन और संपत्ति के खतरे को देखते हुए और असुरक्षा का जो माहौल था, मृत्यु कभी भी आ सकती थी, उसका जो डर था, इससे बचने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया, एक सामाजिक समझौता किया, या फिर इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही क्या है, उन्होंने सामाजिक समझौते का उनके मन में ख्याल आया। और उन्होंने इसके माध्यम से एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। राजनीतिक समाज का निर्माण किया, कहने का तात्पर्य है, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर एक समझौता किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकार क्या है, किसी संप्रभु को सौंप दे। पर किस शर्त पर, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सारे अधिकार क्या है, एक संप्रभु को सौंप दे। किंतु किस शर्त पर, जब दूसरा व्यक्ति भी अपने सारे अधिकार उस संप्रभु को सौंपने को तैयार हो जाए। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर 100 व्यक्ति किसी उस समाज में हैं, तो 100 के 100 व्यक्ति क्या हैं, जब
अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति को सौंपेंगे, संप्रभु को, वो कोई भी हो सकता है संप्रभु, उन 100 में से हो जरूरी नहीं है, तब जाके ही क्या है समझौता पूरा होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार सौंपेगा, किस शर्त पर कि दूसरा व्यक्ति भी अपने अधिकार संप्रभु को सौंप रहा है। तो ये क्या था, ये एक समझौता हुआ व्यक्तियों के मध्य, और इस समझौते को जो थॉमस हॉब्स है वो एक प्राकृतिक नियम के रूल के तहत मानता है। यानी कि प्राकृतिक नियम के बारे में क्या है, मनुष्य को ज्ञान नहीं था, और जब इस प्राकृतिक नियमों के संदर्भ में मनुष्य को ज्ञान होता है तो प्राकृतिक नियम क्या है, कुछ प्राकृतिक नियम को बताने से पूर्व आपको मैं नियम या कानून, तो 4 प्रकार के कानून होते हैं, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, इसके अलावा संवैधानिक या विधिक कानून, और संवैधानिक कानून और विधिक कानून। तो संवैधानिक जो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, विधिक जो कानून द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक ईश्वरीय कानून जो ईश्वर ने बनाए और हमको बता दिए विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, बाइबिल है, गीता है, कुरान है, इनके माध्यम से। अब जो प्राकृतिक कानून है वो मनुष्य ने, वो ईश्वर ने बनाए तो हैं किंतु मनुष्य को बताए नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे विभिन्न प्रकार के नियम है वो ईश्वर ने बना के रखे हैं। हो सकता है अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून हो जो हमको जानकारी में ना हो, मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से क्या है उन कानूनों तक पहुंच सकता है, ऐसा थॉमस हॉब्स का मानना था। तो इस प्रकार के 19 कानून क्या है थॉमस हॉब्स ने बताए हैं, और इसके माध्यम से ही वो एक समझौते की बात करता है। अब जब समझौता हो गया मनुष्यों के मध्य, तो उस समझौते होने के कारण एक नवीन प्रकार का राज्य क्या है अस्तित्व में आता है, और जो नवीन राज्य अस्तित्व में आता है उसमें जो संप्रभु है उसके पास समस्त अधिकार है, किंतु उसका कुछ कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जब आपने समझौता किया था तो समझौता संप्रभु के साथ नहीं किया था, समझौता आपस में व्यक्तियों ने किया था, संप्रभु का कोई दायित्व नहीं बना, उसके पास सिर्फ अधिकार ही अधिकार आ गए और वो निरंकुश हो गया, या निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का क्या है गठन हो गया। किंतु और व्यक्ति क्या है उस संप्रभु से समझौता तोड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों? अगर समझौता तोड़ते हैं तो वो फिर क्या है उसी प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे जहाँ क्या है सब बर्बर है, कोई किसी को सभी प्रकार के दुर्गुण व्यक्तियों के भीतर है, तो इसलिए वो समझौता तोड़ भी नहीं सकते हैं। और दूसरा समझौता नहीं तोड़ सकते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता संप्रभु के साथ नहीं किया है, समझौता उन्होंने आपस में व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो थॉमस हॉब्स है वो समझौते के माध्यम से एक निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था करता है। अब मेन मुद्दा आता है, क्योंकि इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हॉब्स ने जो सिद्धांत दिया है उसकी कई विद्वानों ने कई प्रकार से क्या है आलोचनाएं की है। पहली आलोचना जो है वो यह है कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन एकाकी और अवास्तविक है। एकाकी यानी कि मनगढ़ंत, और अवास्तविक इस वास्तविक धरातल से इसका कोई संबंध नहीं है। कैसे देखते हैं। हॉब्स ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है उसमें उसने मानव को स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी या फिर जितने भी प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं उन दुर्गुणों से युक्त माना है। लेकिन मानव स्वभाव की यह व्याख्या पूर्णतः क्या है एकांकी है, यानी कि एक ही तरफ का दृष्टिकोण व्यक्ति का दिया है। अगर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, किंतु उसने सिर्फ बुराइयों का वर्णन किया है। मानव स्वार्थी प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी है, और उसमें दया, सहानुभूति, प्रेम
ये सारी चीज़ें भी क्या है, पाई जाती है। तो इस आधार पर क्या है, हॉब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी आलोचना की जाती है। इसी प्रकार उसने जो प्राकृतिक अवस्था है उसका जो वर्णन किया है उसमें व्यक्ति का जिस प्रकार का वर्णन किया है वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य आदिम अवस्था में भी क्या है, एक दूसरे का सहयोग करता था। और इतिहास के अध्ययन के आधार पर उसकी जो ये मानव स्वभाव का प्राकृतिक वर्णन किया जो है उन्होंने हॉब्स ने, वो क्या है, अवास्तविक प्रतीत होता है। दूसरी आलोचना की जाती है अतार्किक, यानी कि मानव स्वभाव का जैसा वर्णन हॉब्स ने किया है या फिर सामाजिक समझौते की जो बात की है उसके पीछे जो तर्क दिए हैं वो तर्क कहीं ना कहीं सही प्रतीत नहीं होते। यदि हम मान भी लें कि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू था, तो एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के असामाजिक व्यक्तियों से समझौता करने की इच्छा व सामाजिक भावना का उदय कैसे हुआ। यानी कि जब उसके पास विवेक नहीं था, झगड़ालू था, तो आपस में समझौता हो कैसे सकता है। आप अपने शत्रु के साथ समझौता, एक शत्रु के साथ समझौता कर सकते हैं, दो शत्रु के साथ समझौता, पर अपने समस्त शत्रुओं के साथ समझौता करें, कहीं ना कहीं क्या है, तार्किक प्रतीत नहीं होता है। उसके पश्चात जो तीसरी आलोचना की जाती है वो है भय के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं। हॉब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसी हेय भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना की गई, जो नितांत अनुचित और असंभव है। वास्तव में राज्य या समाज भय तथा स्वार्थ पर नहीं, वरन अनुभूति, सद्भावना, सहयोग और सामाजिक हित की भावना पर क्या है, आधारित है। उसके अतिरिक्त जो चौथी आलोचना है वो है स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना। तो जो निरंकुश शासन यानी कि निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की जो व्यवस्था हॉब्स ने की है उसका कतई भी समर्थन जो प्रजातंत्रात्मक विचारक होंगे कतई नहीं कर सकते। तो ये वर्तमान में प्रजातंत्रात्मक शासन है, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा, ये सारे प्रजातंत्र के क्या है, तत्व हैं जो कि निरंकुश शासन में क्या है, प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसलिए इसकी आलोचना की गई है। और अगली है राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। हॉब्स का मानना है कि जब समझौता हुआ तो क्या है, एक राज्य का निर्माण हुआ और उस राज्य का भी और सरकार का भी निर्माण क्या है, एक साथ हुआ। किंतु हम जानते हैं कि राज्य का निर्माण पहले होता है और उसके बाद सरकार का निर्माण होता है। तो इसलिए ये क्या है, कहीं ना कहीं ये भी आलोचनात्मक बात हॉब्स की है कि व्यक्तियों ने समझौता किया और सीधा सरकार का भी निर्माण हो गया, निरंकुश राजतंत्र का, और राज्य का भी निर्माण हो गया, जो कि क्या है, तार्किक भी नहीं है। और कहीं ना कहीं राज्य और सरकार में अंतर करने में हॉब्स क्या है, नहीं कर पाया अंतर। तो इस आधार पर भी उनकी आलोचना की जाती है। अब हॉब्स के सिद्धांत को समझने के पश्चात, हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना करने के पश्चात एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न अब आता है कि आखिर हम हॉब्स का जो ये सिद्धांत है उसका अध्ययन ही क्यों करते हैं, फिर आखिर उसका क्या महत्व है जो आज भी हमको हॉब्स के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ता है। तो आइए उसको देखते हैं, क्या महत्व है, क्या योगदान है। हॉब्स ने सबसे पहले तो जो राज्य के दैवी सिद्धांत था उसका क्या किया, उसके खिलाफ सामाजिक समझौता लाया। तो कहीं ना कहीं दैवीय सिद्धांत को, जो दैवीय सिद्धांत था उसको कम करने में, या यूं बोले उसकी लोकप्रियता को कम करने में हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉब्स का यह कहना कि राज्य दैवीय संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संस्था है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। इसलिए भी इसका क्या है, ये महत्व है इसका। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने जो संप्रभुता की बात की थी, सॉवर्निटी की बात की थी, उस धारणा का
जो प्रतिपादन हॉब्स ने किया था वो भी क्या है, कहीं ना कहीं आज संप्रभुता की बात हम संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, उसकी बात हॉब्स ने सबसे पहले की। तो यह भी एक योगदान है हॉब्स का। और वाहन एक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार हॉब्स प्रथम लेखक था हॉब्स प्रथम लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्व महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूक्ष्म विवेचना कर इसकी क्या है, विशद व्याख्या की। ठीक है, वाहन के अनुसार हॉब्स प्रथम लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूक्ष्म विवेचना कर इसकी विशद व्याख्या की। तो हम मान सकते हैं कि हॉब्स पहला व्यक्ति था जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। हमने पढ़ा था कि हॉब्स पे क्या है, जो न्यूटन थे, इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो वैज्ञानिक थे उनका क्या है, प्रभाव था, और मुख्यतः न्यूटन का प्रभाव हॉब्स पे था, और इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, तो इसलिए भी उनको क्या है, यह भी उनका राजनीति विज्ञान को देन है, यह भी उनका योगदान है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति को महत्व देना, यह भी उनका एक योगदान है, क्योंकि उन्होंने राज्य को एक साधन तथा व्यक्ति को क्या है, साध्य माना है। साधन यानी कि जिसका प्रयोग करते हैं, और साध्य लक्ष्य। तो व्यक्ति को, राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य माना है, ये भी उनका एक योगदान है। तो ये 4-5 योगदान हमको हॉब्स के देखने को मिलते हैं। जो पहला है वह है दैवीय संस्था नहीं वरन मानवीय संस्था राज्य है, एक। दूसरा, जो उनका संप्रभुता का विचार है। इसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन प्रारंभ किया, उसमें व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्तिवाद का अर्थ होता है व्यक्ति को महत्व देना, राज्य से अधिक व्यक्ति को महत्व देना, इसे व्यक्तिवाद कहते हैं। तो ये 3-4 क्या है, हॉब्स के योगदान है। तो मेरा विचार है, और ये सारे किताब आपको लेवियाथन याद रखना है। लेवियाथन इनकी पुस्तक का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी जो हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक का बटन भी आप दबा सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।